पहला सवाल ये है नोवेरा शेख आपा को और कंपनी को कि जो बिजनेस आपा ने A1 से शुरू किए थे, मेरे ख्याल में 2008 से 2007 से कंपनी चल रही है, और जो गोल्ड ट्रेडिंग का जो बिजनेस होता था कंपनी का, और जो लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाए थे और उनको जिस तरीके से हर महीना जो भी प्रॉफिट मिलता था रेगुलरली इतने सालों से 2018 तक, तो हमारा सवाल ये है कि वो बिजनेस जो था कंपनी हीरा गोल्ड कंपनी का, वो बिजनेस अभी उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? वो बिजनेस कहाँ गया जिसके ऊपर इतने अच्छे से कंपनी बिना नागा जो कोई प्रॉब्लम नहीं था, गोल्ड ट्रेडिंग का बिजनेस ऑनलाइन जो होता था, वो बिजनेस के बारे में कंपनी क्यों जिक्र नहीं करती? जब से आपा जेल से बाहर आए हैं तो कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ जिक्र क्यों नहीं होता? कहाँ का बिजनेस बंद हो गया है या कोई प्रॉब्लम है? उसका बेनिफिट जैसा पहले आता था वैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब से आपा जेल से बाहर आने के बाद में आपा सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिटल गोल्ड के बारे में बात कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो ये सवाल हमको जानना है कि वो बिजनेस का क्या हुआ, उसका नामो निशान मिट गया है, क्या प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्लीज बताइए। दूसरी चीज, जो लोगों ने 2016 जनवरी या फरवरी में बुडेक्स या टेक्सटाइल में पैसा लगाए थे, 2016 जनवरी या फरवरी में बुडेक्स या टेक्सटाइल में पैसा लगाए थे, और उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2018 मार्च या फेब में खत्म होती थी। जब तक के कंपनी को कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था, कोई मुश्किलात नहीं थी। तो ये प्रॉफिट जो जनरेट हुआ वो प्रॉफिट कहाँ गया? जो लोगों का 2016 में बुडेक्स या टेक्सटाइल में पैसा लगा था और उनका मैच्योरिटी लॉकिंग पीरियड 2018 फेब या मार्च में खत्म हो रहा था, उनका प्रॉफिट किधर गया? कंपनी वो प्रॉफिट के बारे में जिक्र क्यों नहीं करती? दूसरी चीज, आपा अरेस्ट हुए अक्टूबर 16 2018 में, उससे पहले उनके अरेस्ट होने से पहले कंपनी ने 6 महीने का प्रॉफिट अनाउंस कर चुकी थी, डिक्लेयर कर चुकी थी। वो मेरे ख्याल में कुछ 1950 रुपया था वो प्रॉफिट, बराबर। वो प्रॉफिट जो है उसके बारे में भी कंपनी जिक्र नहीं करती, बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती। क्यों ऐसा? इसका हमारे को जवाब नहीं। अगर कंपनी बोलती है कि बुडेक्स और टेक्सटाइल में हमारा नुकसान हो गया ये 3 साल, तो अगर नुकसान होता है तो आप लोग का फर्ज बनता है, कंपनी का फर्ज बनता है कि आप लोग अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर करिए, बैलेंस शीट अपने कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को बताइए बैलेंस शीट के नुकसान किधर हुआ है। आप लोग अपनी इनवॉइस रिसीप्ट बताइए कि किधर नुकसान हुआ है बुडेक्स और टेक्सटाइल में। अगर नुकसान हुआ भी है तो आपके जो गोडाउन थे, वो गोडाउन में जहां माल रखा हुआ था आप लोगों का, तो उसके कुछ ना कुछ विजुअल्स तो आप बता सकते हैं ना लोगों को, जिनका पैसा बुडेक्स टेक्सटाइल में लगा के भाई देखो इस तरीके से माल जो है खराब हो गया आप लोगों का। लेकिन उसके बारे में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। बस बोला गया है वो बोली कि भाई नुकसान हो गया, चलो भाई नुकसान हो गया, वो भी चीज हम मान के चलते कि नुकसान हो गया, तो कम से कम बैलेंस शीट तो हमारे को आप बता सकते हो ना कंपनी। अगर अभी हम ये सवाल करते हैं कंपनी से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हक है, हम सवाल करेंगे। हमारा पैसा लगा है कंपनी में, हमारा हक हलाल का पैसा लगा है कंपनी में, और हम चाहते हैं कि हमारे पैसों की फ्यूचर में कंपनी में सिक्योरिटी क्या है, क्या सिक्योरिटी है हमारी पैसों की? कोई है ब्लैक एंड व्हाइट में? कुछ भी है? कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी मसले मसाइल 2012 से चल रहे हैं, तो अगर ऐसा था 2012 से मसले मसाइल चल रहे थे और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आपको बर्बाद करने के पीछे पड़ी है, तो मैं आपा से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके की मुश्किलात जब आपको पड़ चुकी थी तो 2012 में आपको अपना बिजनेस जो है स्टॉप कर देना चाहिए था, आपको अपना इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देना चाहिए था। पहले आपको जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम जो आपके कंपनी के साथ आपके साथ जो चल रहे हैं ये पॉलिटिशियन के साथ, तो वो पहले आप रिजॉल्व करते, उसका कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व, एक सोल्यूशन करते और फिर आगे बढ़ना था। आपको अच्छी तरह पता है कि भाई ये कंपनी के साथ 1,72,000 इन्वेस्टर जुड़े और उनके साथ उनकी 25 लाख फैमिली जुड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना भाई कहीं इसका दूसरा खाली जो इन्वेस्टर आपके साथ है, 25 लाख मुसलमान कौम का पैसे का सवाल है। आज उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था।
दूसरी चीज ये कि जिससे आप जो जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, जो पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पूरी दुनिया को पता है कि उसकी हैसियत क्या है। तो उनसे झगड़ा बोल लेना, उनके ऊपर डेफेमेशन केस करना और जो भी जो कोर्ट में मामला चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आज हमको दिख रहा है। हमने पैसा लगाया था, मतलब ये सब देख के हमने कंपनी में पैसा नहीं लगाया था कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है पॉलिटिशियन के साथ या जो भी मैटर चल रहा है। कंपनी चल रही थी और हमने आपको पैसा दिया है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है तो आप सीधा एसएफआई चले जाओ। भाई हम क्यों एसएफआई हो जाए भाई? हमने एसएफआई को तो पैसा नहीं दिए थे ना, हमने कोर्ट कचहरी तो नहीं किए थे, हमने कंपनी में नोएरा शेख आपा की कंपनी में पैसा लगाए थे। और हम जितने भी नॉन क्रिमिनल्स है, हम चाहेंगे कि भाई हमको कंपनी से हमारा पैसा मिले, बराबर। और ज्यादातर लोग जो है कंटिन्यू किए तो भाई उनको प्रॉफिट हो ना, और फर्स्ट जो विड्रॉल किए टोटल उनको उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो। ठीक है, आप लोग सहमत है सब बातों से ना? सब सहमत। कंपनी बोलती है कि भाई हमारे को जो है डेटा का इश्यू है, डेटा नहीं मिल रहा, हमारे को अभी तक डेटा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 5 बार ऑर्डर आए, 5 बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए कि भाई कंपनी को जल्द से जल्द डेटा लौटा दो, जो भी अकाउंट इनके फ्रीज है उनको अकाउंट को डीफ्रीज कर दो। लेकिन ये लोकल एजेंसी, जो भी ये लोकल एजेंसीज है, चाहे वो बैंक डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सीसीएस एफएसएल हो, ये लोग ने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। बनिस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंपनी के फेवर में आया। अब मेरा सवाल नोएरा शेख आपा से है कि आज जो नॉन क्रिमिनल देखिए है, कोई अर्जेंसी कंपनी की तरफ से नजर नहीं आ रही, तो कंपनी जो है इन एजेंसीज के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों नहीं करती? कंपनी की इतनी बड़ी लीगल टीम है माशाल्लाह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब नोएरा शेख आपा को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेना था, जब बेल लेना था, जेल से बाहर आना था, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि आप ये फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी करिए तभी आपको जो है आपकी एंट्री बेल होगी, तो वो टाइम पे किस तरीके से अर्जेंसी बता के जितने भी 28 एफआईआर लोग किए थे उनको उनका पूरा कैपिटल अमाउंट वन शॉट में दे दिया गया ना। तभी तो डेटा का कोई मसला बीच में नहीं आया डेटा का मसला कोई बीच में, जब 28 एफआईआर करने वालों को उनका पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट वन शॉट में रुपया तेलंगाना हाईकोर्ट में एसएफआई में, तेलंगाना एसएफआई में जमा करने को बोला गया। वो भी कमिटमेंट पूरा करा गया। क्यों? क्योंकि आपा को जेल से बाहर आना था जल्द से जल्द। तो जब आपा को जेल से बाहर आना था, बेल लेना था, तो सारी फॉर्मेलिटी, सारे कमिटमेंट पूरे करे गए। तो आज जब हम नॉन क्रिमिनल जो आज 5 साल से तड़प रहे हैं, तो उसकी अर्जेंसी नजर नहीं आती कंपनी को। सिर्फ तारीख पर तारीख, सबर करो, कितना सबर करेगा इंसान? हाँ, कितने लोग तो सबर की उम्मीद में कब्र तक पहुंच गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनका कोई पुरसानी हाल अभी तक के नहीं है, किसी का भी नहीं है। कोई मरता मर जाए लेकिन कुछ नहीं है। हमने इतनी अजियत तकलीफ उठाने के बाद में रात दिन आपा के लिए दुआएं करे, सब कुछ करे, अल्लाह जानता है, फिर भी आज नॉन क्रिमिनल को ये सिला मिल रहा है। ये एकदम सरासर नॉन एक्सेप्टेबल है, कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, डेटा का जो मसला बताया जा रहा है, मेरे हिसाब से ना डेटा का कोई मसला है, ना ये अकाउंट जो फ्रीज है उसका कोई मसला है नॉन क्रिमिनल को पैसा देने के लिए। जिस तरीके से आपा का एक वीडियो था, जब वो जेल में थे, तो आपा ने क्लियरली बोले थे कि भाई सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है इन्वेस्टर का, वो बैंक स्टेटमेंट होता है। आपा का वीडियो अपने पास है, सारे वीडियो है। ये जो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, सबसे बड़ा प्रूफ होता है बैंक स्टेटमेंट, दैट्स इट। और मान के चलो कि बैंक स्टेटमेंट से आप सब जानते हो कि भाई बैंक स्टेटमेंट से प्रूफ कोई बड़ा प्रूफ हो ही नहीं सकता। तो 20% जो लोगों को भी जो दिया गया है, जो 3% 4% लोगों को जो भी पैसे मिले हैं, वो 3-4% की तो बैंक स्टेटमेंट देख के ही आपा ने पैसा दिया कि मैं अभी फ्यूचर में 50,000 नए जॉब देने वाली हूँ लोगों को, नई नौकरी में रखने वाली हूँ 50,000। तो मैं ये पूछता हूँ नोएरा शेख आपा को, आप 50,000 को देना जब दोगे, आप कम से कम फिल वक्त आप फिलहाल के लिए 50 स्टाफ को हायर कर लो। 50 स्टाफ हायर करने के बाद तो एक पेपर दीजिए, टाइमिंग दीजिए, और उनको उनका बैंक स्टेटमेंट लाने को बोलिए। और बैंक स्टेटमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन 2016,
की पहली बात कर रहा हूं मैं, वो चीज को वो लोग अपनी तरफ से हाईलाइट करें, इन्वेस्टर्स जो है अपनी तरफ से वो चीज को हाईलाइट करें, और वो जो 50 स्टाफ है उनको कंपनी का बैंक स्टेटमेंट से, इन्वेस्टर का बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का बैंक स्टेटमेंट दोनों मैच करके वेरीफाई कर लो। आपको पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा डेटा, कितना पैसा लगाए थे, कितना पैसा गया आया, हर चीज आपको मालूम पड़ जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर 2016, 17, 18 का एक दिन का कभी वेरिफिकेशन करोगे आप, तो हार्डली मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे, हार्डली 10 मिनट में पूरा डेटा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो दिन में अगर आप 1000 वेरिफिकेशन भी कर लेते हो दिन के, तो महीने के 30,000 वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाते हैं। सही बात है ये? सही बात है। तो डेटा का तो मसला मेरे ख्याल से कोई होना ही नहीं चाहिए डेटा का। दूसरी चीज, अकाउंट जो प्लीज बोल रहे हैं, 67 अकाउंट अभी भी कंपनी के ओपन है, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अकाउंट में आप जो प्रॉफिट हुआ है अगस्त 2021 में, जो आपका बिजनेस रिस्टार्ट हुआ, जो आपका प्रॉफिट जनरेट हुआ है, वो आप इन अकाउंट में डालिए, और जॉन कंप्यूटर्स को जो कंटिन्यू किए उनको उनका प्रॉफिट दीजिए, और जो विड्रॉल करके बैठे हैं उनको उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालना शुरू कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। ये चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है कि भाई अभी ये जो प्रॉपर्टी 900 करोड़ की जो डाली गई है, इससे हमारा कोई लेना ही देना नहीं है ना। हम काहे कोई प्रॉपर्टी कब बिकेगी, कब ये वेरिफिकेशन होगा, कब ऐसे अमाउंट डिसाइड होगा, जब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाए। और जिस तरीके से कंपनी की तरफ से कोई स्पोक्सपर्सन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपा 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद जो वीडियो आता है उनका, तो नॉन कंप्यूटर्स कहाँ जाए। आज जितने भी लोग जो SFI अप्रोच किए हैं, वो यही वजह से अप्रोच किए कि भाई पर्सन हो गए वो लोग, जो लोग SFI में जो लोग जो को भेजा जा रहा है, जो लोग बोल रहे कि भाई ऐसे, तो उनके लिए वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट, कैसा SFI हो जाना, किस तरीके की फॉर्मेलिटी पूरी करना। और हमारे लिए क्या है, नॉन कंट्रोल की तरफ से कोई है पुरसाने हाथ किसी का, लावारिस कुत्ते की तरह हमको छोड़ दिए कि भाई जाओ सबर करो, हम नहीं सबर कर सकते, काहे को सबर करें भाई, ठीक है ना। ये है कि जब 2021 में जब आपा ने ये प्रपोजल लाए थे कि सारे नॉन कंप्यूटर्स को लिंक भरना होगा, लिंक भर के जो लोगों को फुल कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करें, जिनको पार्शियल विड्रॉल करना है वो पार्शियल विड्रॉल करें, और जिनको टोटल विड्रॉल करना है वो टोटल विड्रॉल करें, ठीक है। तो जो मेरे भाई बहन लोग ने जो विड्रॉल किए थे, टोटल विड्रॉल कर दिए थे वो टाइम पे, तो वो लिंक भरने के टाइम पे जो जिन्होंने विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के टाइम पे क्या ये नोटिफिकेशन या ये पॉपअप आता था कि अगर आप टोटल विड्रॉल करोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो काट के दिया जाएगा। हुआ था ऐसा? मैंने कम से कम 10 जगह पे साथ मैंने बैठ के वो लिंक दूसरों के लोगों ने भरे थे, मैं बैठा था साथ में, जो लोगों ने टोटल विड्रॉल मारे यही सोच के मारे थे कि भाई हम विड्रॉल मार लेते तो हमको हमारा थोड़े टाइम के बाद विड्रॉल मिल जाएगा। लेकिन ना कोई पॉपअप आया, ना कोई नोटिफिकेशन आया कि अगर आप टोटल विड्रॉल मारते हो तो आपका प्रॉफिट डिडक्ट करके दिया जाएगा। तो ऐसा कैसा अभी कंपनी बोल रही है कि भाई हम जो है प्रॉफिट काट के देंगे, ये तो शेयर के खिलाफ है, और ये कंपनी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं लिखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट काट के दिया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस में सिर्फ 2 चीज थी कि आपका जो प्रॉफिट है डिले हो सकता है, आपका प्रॉफिट डिले हो सकता है, और जो आपका प्रॉफिट है वो वेरी हो सकता है, मतलब कभी आपको 2500 कभी 2600 कोई कंफर्म एक ही अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ये 2 चीज थी रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कभी भी ये नहीं लिखा गया था कि आपका प्रॉफिट काट के दिया जाएगा। 6 फरवरी के दिन जब आप पहले बार ऑफिस में आए थे तो उन्होंने क्लियरली वीडियो में ये बोले थे कि भाई जो सेटलमेंट लोगों का हुआ है, जो सेटलमेंट हो गया जब कंपनी नई नई यदि स्टैंड हुई है, तो उनको जो सेटलमेंट हुआ है वो पैसा उनको हमने काट के दिए, वो पैसा हमने इनको काट के दिए। लेकिन अभी इन फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस रन हो गया है, कंपनी चल रही है, अभी किसी को भी पैसा काट के नहीं दिया जाएगा, एज इट इज जैसा पहले था वैसे ही चलेगा। ये 6 फरवरी की बात है, आप सब जानते होंगे ये चीज को। 2 दिन या 3 दिन के बाद में वापस से ये स्टेटमेंट आ गया कि नहीं भाई जो लोगों ने टोटल विड्रॉल मारे हैं उनको पैसा काट के दिया जाएगा। तो मेरा सवाल है कि भाई ये कहां तक ये सही बात है कि प्रॉफिट आप इनको काट के देंगे, बराबर?
जो लोगों का पैसा फूडेक्स और टेक्सटाइल में लगा है, जो लोगों का पैसा फूडेक्स टेक्सटाइल में लगा है, तो पहले तो बोला गया था कि ऑटोमेटिकली उनका पैसा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर एक मीटिंग जो हुई थी बेलापुर में, उसमें सीईओ ने बोले कि भाई जिनका पैसा फूडेक्स टेक्सटाइल में लगा है और उनको कुछ भी पैसा नहीं मिला, उनको फोन करके पूछा जाएगा कि भाई आपकी परमिशन हमको चाहिए कि आपका पैसा जो है गोल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप लोग। हाँ, ये चीज हुई, अभी तक किसी को कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो जो लोग फूडेक्स टेक्सटाइल में पैसा लगा के बैठे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनका कुछ भी नहीं है। जो एनआरआई इन्वेस्टर्स है, एनआरआई इन्वेस्टर्स जो कुवैत, दुबई, सऊदी अरब से पैसा लगाए हैं वहां की करेंसी में, उनके लिए तो अभी तक लिंक भी ओपन नहीं हुई है, वो लोग का तो कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है वो लोग। उनका क्या, उनके लिए कब लिंक ओपन होगी, उनके लिए आगे का क्या प्रोसीजर है, वो भी कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो सवालात है, हम जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी को जल्द से जल्द का जवाब चाहिए हमारे को। और दूसरी चीज, आपा बोलते हैं कि जितने भी नॉन कंप्लेनर्स है वो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली है, मेरे डायमंड मेंबर्स है, प्लेटिनम मेंबर्स है, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की है, एसएफआई नहीं गए, वो फैमिली जो मेरी है वो कभी भी मेरी ऑफिस आ सकती है। ऑफिस उनके लिए 24 घंटा खुली है, कोई मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपा का वीडियो में आपने बोले हैं, हमारे पास एविडेंस है। तो जिस तरीके से जो भी नॉन कंप्लेनर अगर जाता है वहां पर और उनके साथ जो बिहेवियर हो रहा है, वो सबको पता है क्या बिहेवियर हो रहा है। और वहां के जो स्टाफ है, हेड ऑफिस इंचार्ज है, जो उनको कुछ पता ही नहीं कि वहां पर क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है। वो सीधा यही बोलता है कि भाई हम तो एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो भी है आप जो कंपनी के सीईओ से पूछिए या जो अपने आदिल रशीद भाई है उनसे पूछिए, हमको कुछ नहीं मालूम। तो इसका मतलब कि जो ऑफिस में जो काम हो रहा है, क्या बेसिस पे काम हो रहा है, क्या बेसिस, क्या चल रहा है वहां पर। जो लोग अभी कंटिन्यू करके बैठे हैं कंपनी में, जो लोग, तो उनका लॉकिंग पीरियड फ्यूचर में कितना होगा, ये कोई ट्रांसपेरेंसी है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है कि इनका लॉकिंग पीरियड, इनकी मैच्योरिटी कब खत्म होगी, कुछ है ये, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। सब जो है वर्बली बोला जाता है, सारे कमिटमेंट जितने भी है सब वर्बली और फेल होते हैं। तो अगर हम आज सवाल उठा रहे हैं कंपनी से एज ए नॉन कंप्लेनर, तो भाई हमारी गिनती एंटी में नहीं होनी चाहिए, किसी को ये चीज बुरी नहीं लगनी चाहिए कि भाई हम सवाल उठा रहे हैं। हम हमारे हक हलाल के जो हमारे पैसे उसके बारे में फिक्र बता रहे हैं कि हमारा हक है, हम पूछेंगे और हमको जानना है कि हमारे पैसे की सिक्योरिटी क्या है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज ब्लैक एंड व्हाइट में दी जाए। अभी मैं और दो क्वेश्चन पूछ के खत्म करता हूं। सबसे मेन क्वेश्चन मेरा भी ये है नोएरा शेख आपा से कि जो एमईबी पार्टी का जो अभी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जो हर जगह बताया जा रहा है, एमईबी पार्टी में भी आपा आ रहे हैं और इलेक्शन अभी मुंबई में बीएमसी के होने वाले, उसमें जोरों शोरों से काम हो रहा है। तो मैं आपा से पूछता हूं कि किस बेसिस के ऊपर, ऑन व्हाट बेसिस जो है आपके जो कैंडिडेट है, और आप खुद जब कैंपेनिंग करने आओगे मुंबई में और आपके जो कैंडिडेट, तो किस बेसिस के ऊपर आप वोट मांगने जाओगे अपनी एरिया में, क्या बेसिस के ऊपर आप वोट मांगोगे, जबकि आपकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, आपकी कंपनी की ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी महिला के लिए बनाई गई है। तो हीरा गोल्ड कंपनी में सबसे परेशान, सबसे ज्यादा परेशान आज मुसलमान कौम की बहन है, खाला लोग है, अम्मा लोग है, जो सबसे ज्यादा परेशान है। उनको दवाइयों को पैसा नहीं है, इलाज कराने को पैसा नहीं है, भाड़ा भरने को पैसा नहीं है। तो भाई जब आपकी कंपनी के खुद इन्वेस्टर्स जो है, उनकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स की जो महिला है वही तो प्रॉब्लम है, तो आप किस बेसिस पे वोट मांगने जाओगे, आपका एजेंडा क्या रहेगा, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा। तो आपका फर्ज बनता था नोएरा शेख आपा कि सबसे पहले जो है अपनी कंपनी की जितनी भी जो लेडीज फीमेल्स है उनका प्रॉब्लम हल करते हैं, आप उनको पैसे देंगे। सही है गलत है, आप बताइए मेरे को, किस बेसिस के ऊपर आप वोट मांगोगे एमईबी पार्टी के लिए, कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, और एसएफआईओ में जो अभी लास्ट मेरा सवाल है, एसएफआईओ में जो 3 तारीख को आपा पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे पेपर जो 900 करोड़ की प्रॉपर्टी के लेके जो गए थे 3 तारीख को, और बड़े जोरों शोरों से इसका एडवर्टीजमेंट हुआ कि 900 करोड़ की प्रॉपर्टी आपा ने जमा कर दी एसएफआईओ में, 900 करोड़। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने जमा करे हो,
तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि एसएफआईओ के साथ आप कंपनी मिल के कॉर्पोरेशन में ये प्रॉपर्टी को हम सेल ऑफ करो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ऑर्डर नहीं दिया है कि एसएफआईओ का हमको परमिशन या रजामंदी चाहिए प्रॉपर्टी बेचने के लिए। अंतर तो आप लोग भी ऑर्डर कॉपी पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि कोऑपरेशन दोनों एसएफआईओ और कंपनी दोनों मिल के एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करेंगे। 3 तारीख से आज हो गई है 17 तारीख, 14 दिन हो चुके हैं। अभी तक की वो चीज का फॉलोअप क्या है, क्या हुआ वो चीज को, वो चीज का क्या आगे का प्रोसीजर कहां तक पहुंचा? क्योंकि कंपनी बोलती है कि हमारे पास बायर रेडी खड़ा हुआ है पैसा लेके। तो भाई 14 दिन हो चुके हैं, आपके पास पेपर्स क्लियर है, सब कुछ बायर रेडी है। तो 3 तारीख से 17 तारीख हो गई, इसका आगे का क्या प्रोसीजर हुआ? मतलब ये कि खाली सिर्फ लोगों को दिखा दिया गया है कि लो भाई 900 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सबमिट कर दी। आगे का क्या, आगे क्या होगा, इसका भी हमारे को जवाब चाहिए कंपनी से जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने कंपनी के सामने रखा हूं और हम चाहते हैं कि कंपनी ये सब सवालों का जल्द से जल्द हमको जवाब दे। और ये जो हमारे सवालों की जो लिस्ट है, हम बहुत जल्दी बेलापुर ऑफिस जाएंगे। बेलापुर ऑफिस में ये लिस्ट को जो है हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ऑफिशियली हम चाहेंगे कि वो लिस्ट आपा तक पहुंचे और जल्द से जल्द हमको उसका जवाब दें। अभी आप लोगों में से कोई अगर सवाल है आपके, तो वो भी आप लोग सामने रख सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, अभी मैं चाहूंगा अपने परवेज भाई जो है, परवेज आलम भाई, वो कुछ बातें करें।